फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज, परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो सारे इसेंशियल आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहाँ से इवॉल्व हुई, कहाँ से ये ईजाद हुई। तो कोर्ट ने रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल अप्लाई किया था। आज के लेक्चर में हम इसेंशियल्स डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एग्जैक्टली इसेंशियल्स है। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, कि कोई भी पर्सन नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो नेग्लिजेंट है अपने एक्ट में तो वो टॉर्ट में लायबल होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि पर्सन नेग्लिजेंट ना होने के बावजूद भी वो पर्सन लायबल होगा टॉर्ट के लिए, और इसी लायबिलिटी को हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। कहीं कहीं तो ये है कि पर्सन का इंटेंशन भी नहीं है किसी को हार्म करने का, और वो पर्सन ने कुछ पॉजिटिव एफर्ट भी लिया कि नुकसान ना हो सामने वाले पर्सन का, फिर भी अगर नुकसान होता है तब भी लायबिलिटी पर्सन की ही होगी, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। तो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल इवॉल्व हुआ है। अब एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के इसेंशियल्स क्या है हम देखेंगे कि जब कभी भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कोर्ट रूल अप्लाई करता है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, जैसा कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में हमने देखा कि डिफेंडर ने क्या किया था, एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर तैयार किया था और उसमें बहुत सारा पानी भर के वो पानी वो शाफ्ट के थ्रू, होल के थ्रू कोल माइंस में चला गया प्लेंटिफ के, और प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया। डिफेंडेंट ने ऐसा डिफेंस लिया था कि मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया था, इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपने प्रीमाइसेस पे कोई डेंजरस चीज लेकर आते हो और अगर वो एस्केप होती है, वो आउट ऑफ द प्रीमाइसेस जाती है, तो तुम्हारी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। और वही इसेंशियल हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी पर्सन की। वो पहला इसेंशियल जो प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, वो है डेंजरस थिंग। सो इन केस थिंग्स सो कलेक्टेड वाज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। अगर हम रिलायंस वर्सेस फ्लेचर केस में अगर देखेंगे तो डिफेंडेंट ने क्या किया था, एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर तैयार किया था और एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी उसने जमा करने की कोशिश की थी। तो ये बहुत ज्यादा पानी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को कोर्ट ने डेंजरस थिंग के डेफिनेशन में लेकर आया। इट ऑल्सो अप्लाइज टू डेंजर एक्सप्लोसिव मटेरियल। अगर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल अपने प्रीमाइसेस में लेकर आता होगा तो एक्सप्लोसिव मटेरियल डेंजरस थिंग में आएगा। देन डेंजरस गैसेस है, तो गैसेस अगर कोई अपने प्रीमाइसेस में लेकर आता होगा और वो गैस अगर लीक होती है, बाहर निकलती है, किसी को नुकसान पहुंचाती है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लीकेबल होगी, क्योंकि गैसेस भी डेंजरस थिंग में आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस थिंग में आएगी। तो ये जो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि हार्मफुल फ्यूम्स हो गया, पॉइजनस स्मोक्स वगैरह हो गया, ये सारे डेंजरस थिंग में आएंगे। तो सिचुएशन क्या है, कब पर्सन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबल होगा, कि कोई पर्सन किसी डेंजरस थिंग को अपने प्रीमाइसेस में लेकर आता है। और डेंजरस थिंग में एक्सप्लोसिव मटेरियल हो सकता है, डेंजरस गैसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसने अपने प्रीमाइसेस में जमा किया था, वो डेंजरस थिंग है। तो पहली चीज कि पर्सन ने, डिफेंडेंट ने अपने प्रीमाइसेस में डेंजरस थिंग लाना जरूरी है, तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नॉट। दूसरा इसेंशियल है कि सिर्फ डेंजरस चीज अपने प्रीमाइसेस में लाने से पर्सन लायबल नहीं होगा। तो दूसरा इसेंशियल प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डेंजरस थिंग डिफेंडेंट ने अपने प्रीमाइसेस में लेकर आया था वो एस्केप हुई, वो उसके प्रीमाइसेस से बाहर रिलीज हुई, बाहर निकल गई। तो ये जो एस्केप जब तक नहीं होगा, जब तक कोई लायबिलिटी डिफेंडेंट की नहीं होगी। सिर्फ डेंजरस थिंग लाने से लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। स्केप मस्ट बी आउटसाइड द ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। वो जो स्केप है, जो डेंजरस थिंग डिफेंडेंट ने अपने प्रीमाइसेस में लेकर आया है, वो उसके प्रीमाइसेस से बाहर निकलना जरूरी है, उसका एस्केप होना जरूरी है, उसका प्रीमाइसेस से बाहर निकलना जरूरी है, उसके कंट्रोल से बाहर निकलना जरूरी है, तभी लायबिलिटी क्रिएट होगी, अदरवाइज नॉट।
प्रोजेक्शन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ पॉइजनस ट्री ऑन द नेबरहुड अमाउंट्स टू एस्केप। सपोज अगर मैंने मेरे प्रीमाइसेस में पॉइजनस ट्री उगाया और उसके ब्रांचेस अगर आपके प्रीमाइसेस में आता होगा तो ये डेंजरस थिंग है पॉइजनस ट्री, और उसके ब्रांचेस जैसा ही आपके प्रीमाइसेस में आ गए ये रिलीज हो गया। अब अगर वो डेंजरस चीज से वो जो ब्रांचेस आपके प्रीमाइसेस में आए अगर उससे किसी को नुकसान होता है तो मेरी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। But if the plaintiff horse intrudes over the boundary and dies by nibbling the leaf of a tree, अब सिचुएशन ये ध्यान में रखिए कि escape होना जरूरी है। अगर escape नहीं होता है, मैंने मेरे प्रीमाइसेस में अगर पॉइजनस ट्री लगाया और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पालतू जानवर है मेरे नेबर का, मेरे पड़ोसी का, वो मेरे प्रीमाइसेस में इंटर होके वो पॉइजनस ट्री के अगर लीव्स खाता है, पत्ते खाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो मैं उसके लिए लायबल नहीं होगा, मेरी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होगी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए जरूरी क्या है कि डेंजरस थिंग प्रीमाइसेस में लाना तो जरूरी है लेकिन उसका एस्केप होना जरूरी है, उसका प्रीमाइसेस से बाहर निकलना जरूरी है। मेरे प्रीमाइसेस के में इंटर होके अगर कोई उसको खाएगा तो मैं उसके लिए लायबल नहीं होगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होगी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंपोज करने के लिए स्केप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्केप में देखिए स्केप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। देखिए पहला डेंजरस थिंग, डिफेंडेंट ने अपनी प्रीमाइसेस में डेंजरस थिंग लाना जरूरी है। दूसरा स्केप होना जरूरी है डेंजरस थिंग, और तीसरा इसेंशियल है वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। देखिए वाटर कलेक्टेड इन द रिजर्वायर इन सच अ ह्यूज क्वांटिटी इन रिलायंड वर्सेस फ्लेचर वाज हेल्ड टू बी अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। देखिए जो रिलायंड वर्सेस फ्लेचर में जो डिफेंडेंट ने जितना पानी रिजर्वायर में जमा किया था वो कोर्ट ने उसको नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कहा, कि मतलब जितना जरूरत हो उतनी चीजें हम लेकर आते हैं तो वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा, लेकिन गैर जरूरी चीजें जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अगर चीजें लाएंगे तो वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा। तो यहां पर जितना लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लेकर आया था डिफेंडेंट ने वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में हुआ। देखिए सोचक्की वर्सेस सास, दैट इज अ पर्टिकुलर केस। इस केस में देखिए क्या किया, द फायर इन अ हाउस इन अ ग्रेट इज ऑर्डिनरी नेचुरल एंड प्रॉपर। चूल्हों में जलने वाली जो आग है तो वो क्या है, वो नेचुरल है, नॉर्मल है। अब हुआ ऐसा था कि ग्रेट में एक चूल्हे में आग लगी हुई थी, उसकी चिंगारी उड़ के पड़ोसी के घर में गई, वहां आग लग गई और पड़ोसी ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कि तुमने जो आग लगाई थी उसकी चिंगारी से मेरी आग लगी। तो अब यहां पर क्वेश्चन यही था कोर्ट के सामने कि यहां पर डिफेंडेंट की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है क्या, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए जरूरी क्या है, डेंजरस थिंग। तो आग हो सकता है डेंजरस थिंग है। दूसरा स्केप, यहां पर स्केप भी हुआ है, वो चिंगारी उसके प्रीमाइसेस से बाहर निकल के पड़ोसी के घर में गई है। लेकिन जो तीसरा एसेंशियल है वो इस केस में मिसिंग था, जो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। अब घर में चूल्हा तो जलेगा, ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं है। तो घर में चूल्हा जलाकर अगर खाना बना रहे होंगे या नॉर्मल आग लगाकर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहे होंगे तो वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में नहीं आएगा। तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी को अगर डिसाइड करना है तो तीनों इसेंशियल एट ए टाइम प्रूव करना पड़ेगा। पहला इसेंशियल ये है कि डिफेंडेंट ने अपने प्रीमाइसेस में डेंजरस थिंग लेकर आना जरूरी है। दूसरा ये है कि वो एस्केप होना जरूरी है, उसकी प्रीमाइसेस से बाहर निकलना जरूरी है वो डेंजरस थिंग। और तीसरा उस जो डेंजरस थिंग वो अपने प्रीमाइसेस में लेकर आ रहा है तो वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आना जरूरी है। अगर नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं होगी। तो प्लेंटिफ को ये तीन इसेंशियल्स प्रूव करना होंगे। टीसी बालकृष्णन वर्सेस टीसी सुब्रमण्यन, इस केस में क्या हुआ था, द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ओपन ग्राउंड इवन ऑन अ डे ऑफ फेस्टिवल इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अब यहां पर यह कहा गया कि अगर फेस्टिवल के दिन भी अगर यूज ऑफ एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, क्रैकर फायर क्रैकर्स वगैरह यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में ओपन ग्राउंड में अगर कर रहे हैं तो वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा। मतलब ये होगा कि ओपन ग्राउंड में अगर एक्सप्लोसिव यूज करोगे और अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। तो तीसरा इसेंशियल नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। तो ये तीन इसेंशियल प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा अगर वो कंपेंसेशन उसको चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।